हमारे सिविल जजेस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की उस हवाले से आज ये एक लेक्चर है जिसमें जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है इंग्लिश का और 100 मार्क्स है उर्दू का। तो जी 150 मार्क्स का पेपर है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हमने ये प्रोफेसर साहब को हायर किया, कामना सूरी साहब को। तो मैक्सिमम आप लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट और फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह होपफुली कल हम रखेंगे एक लॉ का और साथ एक इंग्लिश या उर्दू का लेक्चर रखेंगे। तो सूरी साहब प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। In the name of Allah, the most gracious and the most. Well, having the same procedure, we are going to have discussed first of all idioms and then afterwards our grammatical lists. After discussing these phrases which are there on the board, I would also ask your suggestions. What should be added more at this stage? Because grammar is going on, and in the last class when I was leaving, so one of the students asked that we should touch the essays at that moment, and that is very very much important, because when you start writing, your expressions start flourishing. Means whatever you gain, that is your input, and whatever you write, that would be output of the same input, right? So it means that essay should also be included from right now. Okay, so first of all, let's talk about these phrases. They are idiomatic phrases. The very first one is give oneself air, and it is also put on airs. Both have the same meaning. Give oneself air and put on airs. It means to feel so much proud at something that the person starts becoming a laughing stock. कि किसी चीज़ पे इतना अतराना, इतना मगरूर हो जाना कि दूसरे लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दें। ठीक है? So you can say he gave himself air to such an extent कि उसने अपने आप को इतना अतरा लिया। He gave himself air to such an extent that he became a laughing stock. कि वो एक laughing stock बन गया कि उसके ऊपर लोगों ने कहके लगाना शुरू कर दिया। आपने याद होगा आपको एक सेकंड ईयर में लेसन था माय फाइनेंशियल करियर। माय फाइनेंशियल करियर एक बंदे के पास कुछ सैलरी बढ़ती है और वो चाहता है कि इसे बैंक में जमा करा दे। आपको अब रिकॉल हो गया। तो बैंक में जाने का एक्सपीरियंस उसके लिए बड़ा अनयूजुअल था। कभी उसने बैंक के साथ कोई भी राब्ता नहीं रखा था। तो आपको पता है कि लास्ट स्टेज स्टोरी की ये थी कि उसने कुछ अमाउंट बैंक में जमा करवाई। ठीक है, $56 उसकी सैलरी बढ़ी थी।
तो उसके जेन में था कि 50 में डिपॉजिट करवा देता हूँ और 6 अपने लिए यूज़ के लिए रख लेता हूँ। लेकिन जब वो डिपॉजिट करवाने लगा तो इतना वो बुक लाया हुआ था कि 56 ही उसने डिपॉजिट करवा दिए। फिर सोचा कि नहीं अब मैं 6 वापस निकलवा लेता हूँ। तो कहता है मुझे चेक दो, किसी ने उसे चेक बुक तो दे दी, तो अब लिखना 6 था, लेकिन गलती से फिर उसने 56 लिख लिया दोबारा। जब उसने चेक जमा करवाया तो वो कैशियर पूछता कि सारे पैसे निकलवाने हैं। ये वो स्टेज थी जहाँ पे उसे ये एक्ट करना पड़ा। उसने इतना गुस्सा किया, इतना अपने आप को मगरूर समझा कि ये फील करवाने की कोशिश की कि आपका जो बैंक है मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं है, इसलिए मैंने आपके बैंक से कोई रब्ता रखना ही है, मुझे सारे पैसे दे। हालांकि अंदर क्या चल रहा था कि उससे अपनी गलती हुई थी, उसको गलती की छुपाने के लिए उसने ये फीलिंग या ये एक्टिंग की कि बड़ा वो अतरा रहा था, मगरूर हो रहा, यहाँ मुझे सारे पैसे वापस चाहिए, गुस्से में आ रहा था, इस तरह बात राइट। बट एक्चुअली in self he was very much embarrassed. That was another thing. But hopefully meaning is clear. कि बंदा इतना ज़्यादा अपने आप को अतरा ले, हम शो के ज़रिए दिखावा करे कि एक्चुअली अपने आप की अंदर की जो embarrassment की feelings है उनको छुपाया जा रहा हो. So he gave himself air to such an extent that he became a laughing stock. Hopefully it is clear. Okay. Put on ears, that is of the same meaning, right? He put on ears to himself that he became a laughing stock. Establish an alibi. This is a law term, and I think most of you know about it. Establish an alibi means to prove that someone was not present at the place where the crime was committed. यही होता है ना, फिर कोई ये साबित कर दे कि वो उस वक्त किसी और जगह पे था, तो क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं the accused was able to establish an alibi. सिर्फ ये accused जो उसके ऊपर इल्जाम लगा, लेकिन जब उसने establish कर दिया तो alibi that became and set free and was released. जो भी आप आगे attach करना है sentence use कर सकते हैं. The accused was able to establish an alibi. Next, all in all. या सर करदा कहने हम उर्दू में ये मुहावरा यूज करते हैं कि ऑल इन ऑल. तो वी कैन से माय फादर इज ऑल इन ऑल इन हिज ऑफिस, लाइक ही इज इन ऑल अथॉरिटीज, ही हैज एवरी पावर टू डू एनीथिंग इन द ऑफिस, राइट? सो ऑल इन ऑल, दैट इज सिंपल. ऑल द सेम मीन्स मेकिंग नो डिफरेंस, टू बी इन without consideration, all the same. For example, I say it's all the same for me whether you stay here and go. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. It makes no difference to me. You stay here or you go. So it's all the same for me. It is all the same for me whether you stay here or go. That is the meaning. It's all the same for me. It means it makes no difference. Next, allow for. वैसे तो allow का एक सिंपल मतलब है, इसका मतलब होता है परमिट देना, परमिशन देना, बट here allow for जब अटैच हो जाए तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग बन जाता है. ठीक है, इसका मतलब है with concentration. With concentration का मतलब है कि keeping in mind some factor, किसी factor को अपने ज़हन में रखना. I will try my level best to reach on time, allowing for the traffic delays. मैं पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा वक्त पे, लेकिन इस चीज को भी ज़हन में रखना. Allowing for means keeping in mind the factor. क्या फैक्टर है? Allowing for the traffic delays. कि ट्रैफिक डिले कर देती है, इसको आपने ज़हन में रखना है. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. So it means considering a certain factor. Considering a certain factor, that's the meaning of allow for. I will try to reach on time, allowing for traffic delays. Allowing for कि अगर वो ट्रैफिक डिले होगी तो उतनी मुझे इजाज़त दे देना. तो इजाज़त की सेंस में लिया जा रहा है, बट considering is the most appropriate sense. Let someone alone or something alone, किसी चीज़ को, किसी बंदे को इम्पोर्टेंस ना देना, या उससे कहना पड़े ना, not touching something, right? For example, I say that let my laptop alone, it can be damaged. इसको पड़े ही रहने दें, means don't touch it, in other words, right? You had better let this dog alone, it can bite you.
you had better let this dog alone. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तन्हा छोड़ना है, कि उसे अकेला ही करके छोड़ना है, इसका मतलब उसे टच ना करो. So alone is not in the sense of taking it away from the rest of the people or rest of the things. वो alone करना नहीं है. It means don't touch it. So meaning is will change. So you can say leave या let, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. Leave this dog alone. You had better leave this dog alone. It can bite you. Okay. Next idiom है let alone. अब देखिए let someone alone और let alone, इसमें फर्क क्या है? फर्क सेंस में आ गया. यहाँ पे एक एजेंट सॉरी ये जो है जिसको ऑब्जेक्ट है जिसको छोड़ना है वो मौजूद है, लेकिन इधर वो ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जब वो समवन या समथिंग, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, लेकिन इधर वो चीज़ नहीं होगी. तो इस जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं, सेंस चेंज हो जाती है. जब कोई हमारा टारगेट नहीं है, रिसीवर नहीं है उस एक्शन का, सो मीनिंग विल बी चेंज. मोस्टली वी मोस्टली यूज इट एज अ कनेक्टर. दो फ्रेजेस के दरमियान एज अ कनेक्टर हम इसे यूज करते हैं. इसका मतलब होता है not to talk about. इस बात की परवाह किए बगैर या इसके बारे में बात किए बगैर. I give you a sentence and you will make proper sense. एक सेंटेंस देता हूँ, आपको उसकी फिर समझ आ जाएगी. He cannot afford basic needs of life. He cannot afford basic needs of life, let alone wine and beer. कि वो बुनियादी चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर सकता. वाइन और बियर, बुनियादी चीज़ क्या है? खाना पूरा हो जाए, ये बड़ी बात है. सो लेट अलोन मतलब इस चीज़ की तो बात ही ना करें. नॉट टू टॉक अबाउट वाइन एंड बियर, इस चीज़ की आप बात ही ना करें. सो इट्स द काइंड ऑफ कनेक्टर बिटवीन वन सिचुएशन एंड द अदर सिचुएशन. ठीक है, जो अदर सिचुएशन है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं हम बाय सेइंग लेट अलोन. So that is the sense in which we use these idioms. Hopefully clear to everybody? All the same. All the same. All the same means making no difference. To make no difference. All the same. Sentence बोल देता हूँ, आपको meaning clear हो जाएगा. It is all the same for me whether you stay here or go. It is all the same. मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर रहें या चले जाएं. तो जब किसी को ये एक तरह से फाइटिंग मोड है ना, जब किसी को हम ये बताते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स ऑल द सेम फॉर मी, राइट? सो यू कैन से इट्स ऑल द सेम फॉर मी whether you take admission in medical college or engineering university. मुझे इससे कोई गर्ज नहीं. That is the meaning of this phrase. Anyone else? सर इसमें अलो फॉर की कोई और एग्जांपल दें. अलो फॉर की और एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे इसकी सेंस तो ये है कि कीपिंग इन माइंड विद कंसिडरेशन, किसी चीज़ को ज़हन में रखना. फॉर एग्जांपल आई से दैट you can cross this bridge within time. You can cross this bridge within time, allowing for the rain interruption. ठीक है, इस ब्रिज को आप टाइम में या क्रॉस कर सकते हैं या एक वक्त पे क्रॉस कर सकते हैं, allowing for the rain interruption. रेन इंटरप्शन से क्या हो रहा है कि रेन हो सकता है कोई मुदाखलत डाल दे जिसकी वजह से हो सकता है ये आप काम पूरा ना कर सकें. allowing for का मतलब keep this thing in mind. एक फैक्टर है जिसको आपने ध्यान में रखना. यस. नंबर 1 and 2, give oneself air. अपने आप को बहुत गुस्से में ले आना, अतराना, गुरूर करना. ठीक है, और इतना गुरूर करना कि वो एक तरह से बबल ही हो कि लोग उसके ऊपर हंसना शुरू कर दें. ठीक है, सो ही गेव हिमसेल्फ एयर टू सच एन एक्सटेंट. उसने अपने आप को इस हद तक, टू सच एन एक्सटेंट अपने आप को अतरा लिया दैट एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग एट हिम. हर एक ने उसके ऊपर टैकल लगाना शुरू कर दिए.
right? So that is the sense. To give, इन दोनों का एक ही नो. Put on ears, give oneself ear. ये दूसरा क्या पूछ रहे हैं? Establish an entity, ये तो आपका law की टर्म है. It means ये क्लियर है, ये लॉ की टर्म है. इसका मतलब होता है क्या होता है? To prove that someone was not present at the time of crime or at the place of crime. कि टाइम और जगह पे वो मौजूद नहीं था. So the accused, ये लॉ का जो वर्ड है तो वही टर्म आपने यूज किया. ठीक हो गया? ये मैथड एक्सप्रेशंस हैं. Anyone? Fine. Okay, now moving towards the pair of words, there are certain sets. First of all, admit, acknowledge, and confess. Admit and acknowledge both have the same meaning, but one is more official as the other, as compared to the other. Yes, admit is very general word. Admit, taslim karna, acknowledge bhi taslim karna hai, but acknowledge is somewhat specific and official. For example, we say that I acknowledge the efforts of my supervisor in writing thesis. Like he gave her certain advice. So it is a kind of official something you acknowledge officially that someone gave you help. You acknowledge the services of someone. You acknowledge the receipt of this letter. जब आपको TCS आता है उसको साइन कर देते हैं, रिसीट मौजूद है, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये वही रिसीट. So you acknowledge the receipt of letter. The letter की receipt को acknowledge करते हैं. So it means there is a kind of official. Admit can be about any talk. Admit is not, दोनों का मतलब तस्लीम करना ही है, लेकिन उस तरह official नहीं है. You can say that I admit that he is telling truth. एक जनरल सी बात है कि आप कह रहे हैं मैं तस्लीम करता हूँ वो सच बोल रहा है, तो कोई ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट्स में आके किसी चीज़ को तस्लीम करने की बात नहीं हो रही. इट इज़ इन जनरल सेंस. सो देयर इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन एडमिट एंड एक्नॉलेज in terms of general and specific. That is the difference. Otherwise, both have the same meaning. लेकिन सेंटेंस लिखने के तो पता चलना है कि आप स्पेसिफिक चीज़ ले रहे हैं, उससे मुराद क्या है. जी. सर आपने कहा admit that he is telling the truth. ये पता Yeah, I admit that. Yes. Yes. एडमिट तो अपने से होता है, अपनी स्टेटमेंट का हम एडमिट करते हैं. तो हम दूसरा झूठ बोल रहा है तो हम वो एडमिट थोड़ी करेंगे, वो तो वो करेगा. आपने कहा आई एडमिट दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ, कि मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि वो सच बता रहा है. तो सर ये तो वो करेगा ना एडमिट, No. कि मैंने अपनी स्टेटमेंट का एडमिशन मैंने दे दिया. Actually- स्टेटमेंट का Actually, in this sentence there is no statement. वो जो statement content वाइज statement नहीं है. जब वो content वाइज statement आती है ना, तो वो जो असल बात जो भी उसने कही हुई होगी, उस वक्त वो हम कहेंगे he admits certain thing. अब ये तो कोई कंटेंट नहीं है उस स्टेटमेंट का. मैं तो सिर्फ उसने कहा है, तो मैं तो उसने कहने की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो स्टेटमेंट की तरह सेंटेंस में तो नहीं है. तब हम कह सकते हैं. ये बात समझ आई है? मतलब जब वो स्टेटमेंट रियली जो उसके मुंह से जो अल्फाज जिसको वो उसने कहे हैं कि ये हकीकत है, तो ही एडमिट्स समथिंग. ही एडमिट्स दैट ही कमिटेड अ क्राइम. राइट? तो फिर तो वो कमिटेड क्राइम क्या है, वो एक स्टेटमेंट है उसका. लेकिन ही इज टेलिंग, ये तो उसकी स्टेटमेंट ही नहीं है, ये तो एक अलग बात है ना. इन दैट सेंस आई कैन से आई एडमिट दैट इज, मैं तो उसके जनरल कंडीशन को एडमिट कर रहा हूँ. वो उसकी कंडीशन क्या है कि इज टेलिंग. जी इंडोर्समेंट कर सकते हैं. हाँ. Okay, that is true. आप वो वेल बात है, हम उस पे जा रहे हैं, लॉ के टर्म्स पे जा रहे हैं, लेकिन ये हम जनरल बात कर रहे हैं. आप कोई भी जनरल बात को एडमिट कर सकते हैं. But when it is in terms of law, just like technical term admit or endorsed is there, of course you have better concepts regarding that, right? Okay. Now coming towards confess. कन्फेस तो कोई मिस्टेक होती है, उसको कोई रॉन्ग थिंग को एक्सेप्ट कर लेना, तस्लीम कर लेना, उसको हम कन्फेस कहते हैं. राइट? तो अगर किसी ने क्राइम किया है तो ही कन्फेसेस,
जैसे ये एक क्रिश्चियंस में भी टर्म होती है, जिसने जो सिन किया है वो अपने फादर के पास जाके उसको कन्फेस करता है। ही कन्फेसेस दैट ही डिड सर्टन सिन, उसने गुनाह किया। गुनाह में कोई भी चीज़ हो सकती है, he stole something or he did an act of robbery or something, so he confessed। जी, इकबाल जो वो कन्फेस, वो भी तस्लीम ही करना है, लेकिन वो इकबाल जो है उसके एतराफ़ में हम कह सकते हैं डिफरेंस करने के लिए कि तस्लीम करना एक चीज़ और एतराफ़ करना हमारे पास एक उर्दू में खास काम है। एतराफ़ सर एक फेमस वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, वो बहुत जनरल है। टेक्निकली आपके फिर में डिफरेंस आता है। ऑफर भी है तो आई इनवाइट समवन एंड ही एक्सेप्ट्स माय इनविटेशन, वो तो कोई भी इनविटेशन ये वो वाला कबूल करना नहीं है, ये एतराफ़ करना है। मैं लॉक करने में थोड़ा कन्फेशन, हाँ जी हाँ जी, मैं उधर नहीं कहता। अच्छा ठीक है, लेकिन वो कन्फेस का मतलब कोई रॉन्ग चीज़ भी आप एतराफ़ करते हैं। एतराफ़ का मतलब क्या होता है? तो कोई चीज़ को वो एतराफ़ करता है। हम ये तो नहीं कहते कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने उसको एक आला मुकाम तक पहुँचाया, ये एतराफ़ तो नहीं करना होता है। एतराफ़ क्या करना है? कोई गलती की है उसको एतराफ़ किया। यस, ही कन्फेसेस हिज मिस्टेक, वो भी मिस्टेक का एतराफ़। Adverse and averse. Adverse means unfavorable, unsuitable, inconvenient. जो convenient ना हो, inconvenient हो, गैर मुनासिब. So you can say that I cannot work in the adverse conditions or adverse circumstances. मतलब हर तरह वो पोजीशन चल रही है, हालात साजगार है, ना साजगार, ना unfavorable. That is adverse. Adverse conditions. अच्छा, averse क्या होता है? Averse means to become opponent to, किसी के मुखालिफ हो जाना। और averse के साथ हम preposition to भी लगाते हैं, ठीक है? Averse to, किसी भी चीज़ के मुखालिफ हो जाना, right? I can say that I am averse to sitting idle, मतलब फजूल बैठने के मैं खिलाफ, कुछ ना कुछ करना। और he is averse to hard work, वो मेहनत करने के मुकाबले स्मार्ट, he favors smart work। देखो तो स्मार्ट वर्क वो clever है, और एक है हार्ड वर्क। तो he is averse to hard work and he favors smart। Okay, I am averse to sitting idle। idle फजूल, sitting idle मैं फजूल बैठने के मुकाबले। ओके, नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, इसमें ग्रामेटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू? व्हाट कैन बी द डिफरेंस? कैन एनीबॉडी टेल मी? एक में सर कुछ निकाल है जी, बिल्कुल नहीं है। किसमें है? आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक में कुछ के बराबर है, एक नाम के बराबर। राम इस तस्वीर है, राम का मतलब वो तो हमें ऑलरेडी आगे पढ़ा था कि जनरल है और आप यूज हाँ, इन दोनों में जनरल है, ठीक है? कोई भी चंद चीजें हो सकती है, ठीक है? ये तो होगी ना स्पेसिफिक। द फ्यू बुक्स विच आई गेव टू यू आर इन द लाइब्रेरी, द फ्यू बुक्स विच यू गेव टू मी, वो वाली किताबें, चंद किताबें जो आपने मुझे दी थी, वो अब लाइब्रेरी, नाउ दे आर इन लाइब्रेरी, ऑन माय टेबल, जहाँ भी आप कह सकते हो। सो इट मींस वो वन, दैट व्हेनेवर इज अटैच्ड मींस दैट इज स्पेसिफिक। ओके, सो वी हैव स्पेसिफिक थिंग्स। अच्छा, सबसे पहले इनमें और इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। फ्यू और लिटिल में क्या फर्क है? फ्यू इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी और फॉर काउंटेबल इन अदर वर्ड्स, एंड लिटिल इज अनकाउंटेबल, ठीक है? इसका मतलब है जिसमें होगी क्वांटिटी या और जिसमें होगा नंबर। नंबर में क्या होती है? तादाद, और क्वांटिटी में है मिकदार। फ्यू हो गया चंद, लिटिल हो गया थोड़ा, ठीक है? तो चंद और थोड़े की सेंस, अब मैं कहता हूँ मेरे पास थोड़ी किताबें हैं, ठीक है? मेरे पास थोड़ा पानी है, तो थोड़ी किताबों के लिए
few, और थोड़ा पानी है तो little. So it means थोड़ा दोनों के लिए हम सेंस यूज कर सकते हैं, चंक भी कह सकते हैं, लेकिन बाद जब हम few के लिए थोड़े भी कहते हैं ना, थोड़े स्टूडेंट्स आए हैं आज, तो sometimes we use it. So what 1, 2, 3, 4, so you can say a few students are there. So when I entered the class, a few students were there, so I started teaching. There were few students who I did not teach. अब समझ आई है? There were a few students in the class, so I started teaching. इतने के कुछ ना कुछ, इसका मतलब है कुछ होने के बराबर और एक ना होने के बराबर। अगर फॉर एग्जाम्पल 60-70 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 2 बैठे हैं या 3 बैठे हैं, तो हम कहते हैं कि वेट कर लें या अभी हम क्लास में स्टार्ट करते हैं, सो आई डिड नॉट स्टार्ट. So there were few students. Few means ना होने के बराबर. A few थे कुछ ना कुछ. Right. Okay. Now few more specific. Similar cases here are little and little. For example, आप ग्लास में देखते हैं अंदर 2-3 कतरे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन आप उसे पी भी नहीं सकते, उधर ही साथ ही टिके हुए हैं. तो वो क्या होंगे? Little water. There is little water in this glass. तो पानी तो मौजूद है, लेकिन उसको कुछ हम कर ही नहीं सकते कि ना होने के बराबर, ना उसे एक घूंट भी नहीं पिया जा सकता, बट वाटर इज स्टिल देयर, उसकी एग्जिस्टेंस है. सो यू कैन से देयर इज लिटिल वाटर इन दिस ग्लास. देयर वाज अ लिटिल वाटर, सो आई ड्रैंक इट. अ लिटिल वाटर मतलब कुछ जिससे गुजारा हो सके, कुछ ना कुछ. सो आई ड्रैंक इट. तो जब लिटिल कहेंगे तो इतना भी नहीं है कि इससे कुछ बन पाए. तो होपफुली दैट इज क्लियर टू यू नाउ. राइट. द लिटिल तो स्पेसिफिक हो गया. राइट. The little money you gave me is in the bag. ठीक है? थोड़े से पैसे वो खास कौन से जो आपने मुझे दिए वो वाले, not anyone. So that is going to make specific, right? So we can use little for money or few for money. क्या ख्याल है? Money के लिए little use करना चाहिए या few use करना चाहिए? नहीं, little use करना चाहिए. थोड़ी देर पहले हमने कहा कि काउंटेबल के लिए हम फ्यू यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल यूज करते हैं. अब मुझे बताएं, वर्ड मनी को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. आप कभी भी नहीं कह सकते कि आई हैव 2 मनीज 3 मनीज. तो वर्ड मनी रिमेन्स मनी. तो देयरफॉर यू कैन से लिटिल मनी. आई हैव अ लिटिल मनी, डोंट वरी. तो कुछ ना कुछ है, डोंट वरी. तो आई हैव लिटिल मनी, व्हाट कैन आई डू? तो ना होने के बराबर. तो मनी के लिए हम लिटिल यूज करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल है. हाँ, रुपीस आएगा तो फिर कहेंगे फ्यू रुपीस, आई हैव अ फ्यू रुपीस. राइट. सो अप टिल नाउ होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अफेक्शन एंड अफेक्टेशन. राइट. अफेक्शन हैज 2 मीनिंग्स. एक तो अफेक्शन मेडिकल टर्म में हम यूज करते हैं. Because of affection, his liver is out of order. Infection. वो infection ही होता है. No, infection. Infection. वो ठीक है, वो infection एक मीनिंग है, लेकिन अफेक्ट जो होता है वो भी बीमारी नहीं होता है, वो भी मुतासरा होता है कि उसका ये पार्ट अफेक्टेड है. ठीक है. इसके 2 मतलब है. वो इन्फेक्शन तो एक स्पेसिफिक एक कंडीशन है, इधर सिर्फ है मुतासर हो रहा. जो इन्फेक्शन है वो एक स्पेसिफिक जर्म्स की हालत है, वो है मेडिकल टर्म. लेकिन अफेक्शन का मतलब भी मुतासर हो जाना. कोई हिज लिवर इज अफेक्टेड, हम उसको यूज करते हैं. अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको नाउन दिया गया हुआ है ना, जैसे अफेक्शन है, आप उसको एज अ वर्ब और सेंटेंस यूज कर लेंगे तो दैट इज एक्सेप्टेबल. ये नहीं होता कि अगर आप अफेक्शन दिया हुआ है तो आपने सिर्फ अफेक्शन ही यूज करना है, उसका वर्ब भी आप यूज करते हैं ना, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज करेक्ट. ठीक है ना. तो इसका मेन वर्ड तो यहाँ तक है. अब अफेक्ट का भी सेंटेंस बना देंगे ना, अफेक्शन अगर आया होगा तो इट इज एक्सेप्टेड, इट इज मार्क्ड करेक्ट. ये सेम मीनिंग है, उसी का नाउन बना सकता है, अफेक्ट होना बता सकता है. अच्छा, दूसरा अफेक्शन का मतलब होता है लव, मोहब्बत. सो देयर इज नो अफेक्शन बिटवीन जेनी एंड जेनी टॉम, जो भी नाम है. Therefore they always fight. They are found always fighting. So हम कह रहे हैं there is no affection, there is no love between Tom and Jerry. Affectation. Affectation means
बनावटी, yes that's true, तसन्नो बनावटी आप कह सकते हैं, affectation जिसको हम कहते हैं pretense, pretense भी कहते हैं, pretense के अंदर कुछ और होना और सामने कुछ और होना, pretense P-R-E-T-E-N, दरअसल मुनाफा मुनाफिक बेसिकली, that is affectation, ठीक है। और ये जो फेक चीज़ें होती हैं ये भी फैक्टेशन की, फैब्रिकेटेड हम इससे कहते हैं, ओरिजिनल नहीं होती, तो दैट इज ऑल्सो देयर इज फैक्टेशन। तो हाँ, अब सेंस की बात करते हैं। फैक्टेशन कॉजेज पीपल टू बिहेव ऑपोजिटली व्हाट इज इन देयर हार्ट। फैक्टेशन causes people behave oppositely what is in their heart. लोगों के दिलों में जो कुछ होता है उसके opposite behave कौन करवाता है? Factation causes. अब अपनी तरफ से सीक्वेंस बना देते हैं, मतलब अभी जो दिन में आ गए तो that is factation is unknown. Right. If you want to make a good character, you should avoid factation. ये भी आप जी आप ऑपोजिट के आगे क्या मैंने बोला? व्हाट इज इन पहला बोले व्हाट इज इन देयर हार्ट, व्हाट इज इन देयर हार्ट। Okay, last set. Hopefully, you should be able to calculate already and already. और उसका पहले ही हम करते हैं। We are all ready. We should start the function. हम सब तैयार हैं। हम यहाँ से सब कम already. I have already submitted the fee. This challan has nothing to do with me. ये चलान फॉर्म है, इसका मेरे साथ कोई कंसर्न नहीं है। ऑलरेडी सबमिटेड द फी, तो ऑलरेडी को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन समथिंग, तो जो चीज़ मुकम्मल हो चुकी होती है वो परफेक्ट टेंस ही होता है, इसलिए वो काम पहले से आप किया होता है, ऑलरेडी। ओके फाइन, we were talking on adjective in our last lecture. We will talk about that same. But I want to give you a food of thought, first of all, regarding an essay. First of all, you should know what is the meaning of this. Because if you don't know what is this actually, you cannot do what it is demand. ये है क्या और इसकी डिमांड क्या होगी, अब उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। So first of all, you should know what is an essay. आपके ज़हन में आप भी लिखते रहे ऐसे। I started writing essay first time in my 6th class. Class 6 से हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं। My friend, all onwards, my school, my village, my town, ये आंसर ऐसे देते हैं। Okay, what is the meaning of essay? जी मजमून कहते हैं, ऐसे को मजमून कहते हैं। मजमून ठीक है। टॉपिक मजमून तो टॉपिक को भी कहते हैं। टाइटल मजमून, मौजूद इसका क्या है? मजमून। चले, मुझे मजमून ही नहीं पता, आप बताइए मजमून क्या होता है? अच्छा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जब हम लिख देते हैं वो क्या होता है? ऐसे। और उसमें अपनी थॉट्स भी शामिल हों, उसमें अपनी थॉट्स शामिल हों। We can suggest the things if something is solvable. मुकम्मल इज़हार, right? Full expression on any topic. That is it. Okay. Literal meaning of essay is personal,
tentative attempt। यस सर, जो भी आप बेसिकली इस काम करते हैं। असल मीनिंग ऐसे तो यही है, अटेम्प्ट, कोशिश। टेंटेटिव कहते हैं, टेंटेटिव का तो मतलब होता है ना कि एक आर्जी टेम्परेरी टेंटेटिव है, फाइनल शेप के लिए। बेसिकली इंग्लिश में भी ऐसे का उन्होंने मीनिंग जुदा है लिखा है सर। हाँ, ऐसे का मतलब अटेम्प्ट ही है, ट्राई है, जद्दोजहद है, स्ट्रगल। राइट, तो इसका मतलब है कि जब आप किसी बुक से लेके एक डेटा प्रिपेयर करते हो अपने माइंड में, क्या हम उसे ऐसे कह सकते हैं, वो आपकी तो पर्सनल अटेम्प्ट नहीं है। इसलिए ऐसे में क्यों कम नंबर मिलते हैं? जब फॉरेन एग्जामिनर चेक करना शुरू करता है तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट की राइटिंग की अपनी इधर एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि एक एग्जामिनर फॉरेन ही पता चला लेता है ये बुकिश लैंग्वेज है या स्टूडेंट की लैंग्वेज है। वी कम टू, हाँ आप फ्रेजेस अच्छी से अच्छी यूज करें, लेकिन उनको जैसे आप डालते, हर एक बंदा जैसे यूनिक है उसी तरह उसकी राइटिंग भी यूनिक होती है। ठीक है, आप जहां से मर्जी डेटा ले लें, लेकिन जब आप लिखने के लिए बैठेंगे आपकी राइटिंग यूनिक होगी अगर आपने खुद लिखा है। There can be never similar writings of two persons. It is just like a kind of personality. जैसे हमने वर्ड यूज कर लिया पर्सनल, it means personality is there and every personality is different from other, and your essay should always be different from other people. It should not look like bookish, right? तो जब आप बुक से याद करने की कोई भी टॉपिक कोशिश करेंगे, अभी तो हम मेच्योर हो गए, अब तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्लास 6 में हमें ऐसे करवाया ही नहीं जाता। वो मतलब ही क्रैमिंग है, इंटर तक हम क्रैमिंग करते हैं, हमारा वो सिस्टम सिस्टम की एजुकेशनल रॉन्ग है। इसका मतलब ही है कि क्रिएटिव होना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अभी तो वो लाजमी हमने देखे। हमें जब हम पेपर मार्क करते हैं ग्रेजुएशन के, तो उसमें स्टूडेंट ने ऐसे 20 नंबर का लिखा हुआ है, हम 7 दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, उसमें क्यों हम कम नंबर दे रहे हैं? आपने देखा होगा ये में इंग्लिश में बड़े थोड़े नंबर आते हैं, उसमें यही चेक की जाती है कि वेयर इज द इन्वॉल्व, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है, उसके बाद आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़नी, उसमें अगर आपकी अपनी एफर्ट नहीं तो आपने फिर कब ही लैंग्वेज यूज करनी है। वेयर इज द यूज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इट इज नाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें तो समझ लिया आपने सब कुछ खुद से ही लिखना है, और उसके लिए काफ़ी रिहर्सल चाहिए। दिस राइटिंग इज अ स्किल, एंड फॉर स्किल वी नीड प्रैक्टिस, वी नीड टू राइट डाउन। राइटिंग इम्प्रूव्स राइटिंग। जितना आप लिखोगे और उसको मार्क करवाओ, जैसे आई एम हियर नाउ, यू विल स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स, एंड आफ्टरवर्ड्स यू शुड मार्क, गेट इट मार्क, एंड देन रिमूव द मिस्टेक्स। इफ यू डू सच प्रैक्टिस, of course your writing will be improved. Now ये आपने पर्सनल टेंटेटिव अटेम्प्ट करनी है, और किन टॉपिक्स पे करनी है? लेट मी राइट डाउन 3 टॉपिक्स, एंड आई नीड अबाउट 400 to 500 वर्ड्स टू मार्क। सेपरेट पेजेस हो गए, 3 टॉपिक्स ले रहा हूँ, इनमें से जो मर्जी आपने चूज कर लेना है। यू हैव टू राइट डाउन without taking help from any source, from your level of observation from the society. टॉपिक्स ज़्यादा दे रहे हो, चूज आप अपनी मर्जी से करें। आप कहते हो मेरी ये ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, मेरी इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वट एवर यू नो। अब इसके लिए नेट को यूज़ करने कि आपने इम्प्रूव करना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको जो जैसे आता है मुझे पता चले कि आपका लेवल क्या है, सो दैट आई कुड रेज दैट लेवल फ्रॉम दैट पॉइंट। सो इट इज अ टास्क फॉर चेकिंग यू। तो इसके लिए मुझे कोई स्पेशल डेटा कहीं से लेके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राई टू से व्हाट यू आर, ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। उससे ये भी पता चलेगा कहाँ पे पैराग्राफिंग के इश्यूज हैं, कहाँ पे टॉपिक के थीम को डिसफिगर किया गया है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी। राइट, सो इट इज पर्सनल टेंटेटिव अटेम्प्ट। सो दैट मीन्स राइट डाउन सर्टेन टॉपिक्स, चूज एनी वन ऑफ देम,
400 to 500 words you are supposed to write and submit me tomorrow. Write on separate pages. अलग pages पे आपने लिख के लाना है. पाकिस्तान में रोज पहले सामने आया ये लिखना तो आपने है. असल काम तो लिखना है. इसके सेंसर में हो जाइए लिख के बाद Okay, there are three topics. One is COVID-19 and the role of Pakistani government. Second, economic challenges to Pakistan. And third one, democracy is the only solution. आपने जो करना है ना कीजिएगा. नोट आपके आपने लिखवाए हैं. हाँ जी, ये of course I will mark you on the basis of 20 marks. इसका जो वो स्टाइल था वो मुकाबले में जैसे वो उसका Keep in mind one thing, every writing has three parts: introduction, body, and end. I will tell you all these things, but I first of all want to know from your side what you have in your mind. Okay, and accordingly we will move ahead. So, as far as essay is concerned, I have to teach you. आज आपको सिर्फ बताया कि ऐसे क्या है, एक पर्सनल एक अटेम्प्ट है, आप ये कर देंगे. अब पॉलिश मैंने करना है, कैसे पॉलिश करूँगा? पहले मेरे पास डेटा तो आने दें. I will tell you ऐसे की काइंड्स कितनी हैं, एनालिटिकल ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं, एनालिटिकल ऐसे की बॉडी कैसे बनती है, इसमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे का टॉपिक भी है, उसकी बॉडी कैसे बनाते हैं, उसका स्टार्ट कैसे लेते हैं, उसको कंक्लूड कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, क्रिटिकल ऐसे होता है. ये सारी किस्में हम पढ़ेंगे और हर एक के पैराग्राफ समझेंगे. ठीक है. और चारों टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है. अभी 3 है. अभी मैं कह रहा हूँ कि चारों टॉपिक्स कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड आर्गुमेंटेटिव. इस तरह के टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक्स पेपर में आ सकता है और हमें चारों किस्म के एसेस के वो लिखने का तरीका आना चाहिए. अभी इन तीनों में से जो मर्जी टॉपिक आप चूज कर लें. ठीक है. मैंने 4 नाम बोले हैं: डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड आर्गुमेंटेटिव. क्या मुझे बता सकते हैं इसमें आर्गुमेंटेटिव टॉपिक कौन सा है? Third is argumentative. इसमें डिस्क्रिप्टिव कौन सा है? फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव और सेकंड वाला एनालिटिकल है. राइट. तो ये देखेंगे हम टॉपिक पढ़ते ही पता चल जाता है ये किस नेचर का है. ये 4 किस्म के एसेस होंगे और हर एसे की पैराग्राफी अलग अंदाज में होगी. अभी मैं सिर्फ आपका कंटेंट और आपकी लैंग्वेज चेक करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें ग्रामर देख लूँगा एंड आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स विल डू दैट. ओके. और इस टास्क को देने का एक मकसद ये भी है कि आपकी जो हेजिटेशन है ना, ये कम से कम ख़त्म हो कि हमने ऐसे का मतलब है किसी किताब से याद करें. ये चीज़ नहीं. आपको जो कुछ इसके बारे में पता है ना, आपने लिखना है. डोंट वरी अबाउट.
your problems if you think कुछ grammar के issues हैं, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतने chances हैं improve करने। सारी चीज़ें मार्क होगी, आपके सामने होगी और उनके ऊपर डिस्कशन होगी। फाइन, ओके। Professor Dr. Yasser Azim Sahab is present. Sir, please come here. Now coming towards adjective, that's a grammatical topic which we were discussing in the last class, and I told you certain rules of making comparative and superlative adjectives and their usages. तो उनको कैसे बनाना है और उनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है कंपैरेटिव की अपनी रिक्वायरमेंट्स थी। जो रूल्स हमने पढ़े थे ना, रूल्स एडजेक्टिव्स को क्या बनाते हैं, रेगुलर बनाते हैं। जब आप किसी भी रूल को फॉलो करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेगुलर। EREST या मोर मोस्ट कब यूज करना है, जब 2 syllables वाले एडजेक्टिव्स होंगे तो यूज EREST, and if there are more syllables, more than 2 syllables, use more and most। आज हम पढ़ने जा रहे हैं irregular। Irregular adjectives, where there will be no rule and certain adjectives are there, just like we have the word good. So what will be the comparative? Better and best. Bad, worse, worst. Many, more and most. Much, more and most. Little, less, least. These are 5 words which are irregular adjectives. Okay. We know that many and much have the same meaning in Urdu. दोनों का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। Difference यही है, countable and uncountable. Many is used for countable and much is used for uncountable. लेकिन जब comparison की बात आएगी, दोनों के लिए same word है। Just like I say, I have many books and I have much money, लेकिन जब कहूँगा कंपैरिजन में I have more money than my friend, right? So I have more books than my friend. जब कंपैरिजन आएगा, चाहे वो काउंटेबल का हो, अनकाउंटेबल का हो, उसके लिए more यूज करना है। ठीक है, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहती है, तो अब आपके जहन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन में काउंटेबल अनकाउंटेबल को सोचते ही नहीं, चाहे वो 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो या 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन हो, उनके लिए सेम वर्ड्स हैं, मोस्ट और मोर। फाइन। लिटिल और लेस और लीस्ट। लिटिल के आपको पता होने चाहिए 2 मतलब हैं। थोड़ी देर पहले जब हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे फ्यू के साथ, तो वहाँ पे हम कह रहे थे कि लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू होता है काउंटेबल के साथ, लेकिन ये दोनों के साथ यूज हो सकता है। ये जब काउंटेबल के लिए यूज होगा तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे। काउंटेबल के लिए इसका मीनिंग थोड़ा नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग छोटा है। इट इज यूज्ड इन द टर्म ऑफ साइज, not in terms of quantity. You can say little book. तो book तो countable है। तो आप हमने थोड़ी देर पहले कहा book तो हम water के लिए यूज, सॉरी little तो हम water के लिए यूज करेंगे uncountable के लिए, लेकिन वहाँ तो उसका मतलब छोटा पानी का नहीं है ना, बल्कि क्या है, थोड़ा पानी। So it means that is in terms of quantity. Uncountable किस लिए यूज होगा, little। जब uncountable के लिए यूज होगा, that is used for quantity.
So you can say little book and little boys, little children, right? One child, two children, three children, so little children. So you are counting 1, 2, 3. So here it means short things in the meaning of size. Okay. Right. So these are irregular. Apart from that, I told you regarding this thing grammatically. If we compare one thing with the other, we use the word than, not then, THEN. अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, ई यूज कर लेते हैं और THAN से ही कंपैरिजन होगा, EN से नहीं होगा. THEN is used for actually time. Just like first I go to college, then I take the class. फिर के मतलब में, तब के मतलब में. और then कंपैरिजन के लिए मतलब की निस्बत तब या फिर तब नहीं है, ठीक है. तो we use it for comparison than something. So you can say my house is better than yours, your house, right? So we use it for comparison. Than is required, but there is one more comparative but is different. I can say my book is better than yours, but my book is different from. The different we use the preposition from, not than. ठीक है, तो ये different than को use करते हैं आप, इसको डिवाइड करें. अच्छा, फिर कुछ ऐसे comparatives हैं जो IOR पे खत्म हो रहे होते हैं. ठीक है, जैसे senior है, junior है, inferior है, superior है. We use a preposition to for. Is senior to me, right? एक और चीज मैंने लास्ट टाइम जब Dan को डिस्कस कर रहे थे रेगुलर एडजेक्टिव में कंपैरेटिव के लिए, मैंने कहा था अगर प्रोनाउंस का कंपैरिजन आ जाए, दो प्रोनाउंस का, जस्ट लाइक I am taller than him नहीं होगा बल्कि he होगा. जब than के जरिए हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं यूज होगा, ठीक है. लेकिन इसके अलावा जितने ये जो खसूसियत है, इट इज एसोसिएटेड विद देन के साथ. इसके अलावा जो प्रेपोजिशंस हो गए, टू भी प्रेपोजिशंस है, देन भी प्रेपोजिशंस है, फ्रॉम भी प्रेपोजिशन है, फ्रॉम और टू. बाकियों के लिए हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी लगाना है. अगर दो प्रोनाउंस का कंपैरिजन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आई एम डिफरेंट फ्रॉम हिम ही होगा, डिफरेंट फ्रॉम ही नहीं होगा, एंड बेटर दैन ही होगा, दैन कर दिया. इट्स ओके. तो ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत है, ये सिर्फ दैन के साथ एसोसिएटेड है और किसी के लिए नहीं. जहाँ तक दैन आएगा वहाँ पे सब्जेक्टिव आ रहा है. हाँ, उसके बाद अगर प्रोनाउन की जरूरत पड़े, अगर तो नहीं पड़ती ना, तो फिर तो एक अलग बात है. अगर प्रोनाउन एक चीज़ का किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ कंपैरिजन, तो फिर आपने दैन के बाद कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव आपने पढ़ा है आई है, वी है, दे है, यू है, ही शी है. ऑब्जेक्टिव वो है मी, अस, देम. ठीक है. तो बाकियों के लिए हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करनी है. राइट. Okay, now we are going to talk about adjective phrase. Phrase मैंने बताया था, phrase किसे कहते हैं? Group of words. Adjective phrase जो है वो दो तरह इस्तेमाल हो सकती है. एक है a group of adjectives. अब ये कह सकते हो an honest, एक ही एडजेक्टिव आ गया. ब्रेव, दूसरा एडजेक्टिव आ गया. एंड इंटेलिजेंस. ये किसकी बात हो रही है? किसी स्त्री. ये हमारा नाउन है और ये सारी की सारी खूबियां. ऑनेस्ट कौन है? स्टूडेंट ही है. ब्रेव कौन है? स्टूडेंट ही है. इंटेलिजेंट कौन है? स्टूडेंट. ये सारे के सारे फीचर्स स्टूडेंट के हैं. तो ये तरीका है जिसको हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव. तो सारे एडजेक्टिव्स किसके लिए यूज हुए हैं? उसी नाउन के लिए. आखिरी एडजेक्टिव से पहले आप हैंड लगा देते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं है.
You can use 5, 7 according to extra information you have about that now. जितने जितने फीचर्स आपको पता है और आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, you can express. अमूमन 3-4 का एक सेट, 3 का सेट हो तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा है. जब भी आप ऐसे लिखें किसी भी चीज़ को आपने एक्सप्रेस करना है उसके फीचर्स के हवाले से, तो उसी तरह के आप एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए. Now, second method of using adjective phrase is adjective explained by adverb. एक एडजेक्टिव हम यूज करेंगे, लेकिन उस एडजेक्टिव को हम उसी जगह पे किसी एक दूसरे वर्ड के साथ एक्सप्लेन कर रहे होंगे. जैसे एक स्टूडेंट ही है, मैं कहता हूँ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट. ये ऑनेस्ट स्टूडेंट के लिए लगा हुआ है, लेकिन क्या मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि कितना ऑनेस्ट. हम कोई यहाँ पे एक ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो स्टूडेंट को तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन इस ऑनेस्ट को एक्सप्लेन करेगा. जैसे कि हम कहते हैं एन एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. ये एक्सट्रीमली ऑनेस्ट के लिए लगा है, स्टूडेंट के लिए नहीं लगा. तो ये एक्सट्रीमली एडजेक्टिव नहीं है. एडजेक्टिव तो वो होता है जो नाउन की खूबी बताए. यहाँ पे तो नाउन की खूबी नहीं इसकी एक्सट्रीमली बता रहा है, ये तो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है. ये तो एडजेक्टिव होगा तो ये नाउन के मीनिंग में ऐड करता है, लेकिन ये ऑनेस्ट की मीनिंग में ऐड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब. तो ये ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं है. अब किसी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ती है. तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एडवर्ब के ऊपर होना है कि एडवर्ब की क्या कंडीशन है, एडवर्ब कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनके यूसेजेस किस तरह हैं, उनकी कैसे फ्रेजेस बनती हैं. यहाँ पे एडवर्ब का एक रोल तो आपने देख लिया, वो क्या करते हैं, एडजेक्टिव के मीनिंग के इजाफे के लिए आपको यूज करना पड़ता है. अब कहते हैं अ क्वालिफाइड पर्सन, लेकिन कितना क्वालिफाइड, यू कैन से हाईली क्वालिफाइड. तो हाईली पर्सन के लिए नहीं लगा कि हाईली पर्सन को कोई सेंस नहीं बनती. हाईली किसके लिए यूज होगा, क्वालिफाइड के लिए. हम ये भी नहीं कह सकते हाई क्वालिफाइड. तो ये जब स्टूडेंट यूज करते हैं कि एन एक्सट्रीम ऑनेस्ट स्टूडेंट या हाई क्वालिफाइड पर्सन, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. फिर वहाँ पे आप हाईली पर्सन के लिए नहीं यूज कर रहे, पर्सन के लिए करेंगे तो एडजेक्टिव लाएंगे, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं सारी स्टडी एंड आई वुड लाइक 8 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ H वाली नहीं होती. जैसे एक वर्ड है हॉर्स, इसकी आवाज़ हा है. ये है ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं है, हा की आवाज़ ही नहीं है. तो हम इसकी एंड लगाते हैं इसके लिए, ठीक है. हॉर्स के लिए आ ही लगेगा, चाहे H ही लगाओ. हाउस के लिए भी आ होगा, समझ आ गई है. तो एक ऑनेस्ट वर्ड है, हम इसे ओ कह रहे हैं, हॉ नहीं कह रहे. हा की एक साउंड है, सही है. तो वो वॉल साउंड लगती है. जब वॉल साउंड आती है तो मैं ठीक है जी उसकी कंडीशन ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑनेस्ट. वो एडवर्ब की फॉर्म बनानी पड़ेगी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये एडजेक्टिव है, ठीक है. एडजेक्टिव को एडवर्ब में जब डालते हैं तो एल वाई लगाते हैं. तो इसके लिए जब आप कहते हैं कि ऑनेस्ट कितना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑनेस्ट, एल वाई वाली फॉर्म आपको लगानी है, सही है. तो एडवर्ब की बड़ी सारी इसमें है, जैसे एल वाई वाले भी हैं और भी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. So that's all, right? Any question? 1, 2. Otherwise, I have to hand over the mic to sir. Time is going very short.